गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप मुझे सुन पा रहे हो तो चैट बॉक्स में यस टाइप करेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन वो प्रक्रिया है जिससे डीएनए के अमाउंट में, डीएनए की मात्रा में वृद्धि होती है, यानी कि डीएनए डबल हो जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि डबलिंग द अमाउंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, या फिर हम इसे डीएनए डुप्लीकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए से ही डीएनए बनने की प्रक्रिया को हम डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, जो जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर रेप्लिकेशन की प्रक्रिया कैसी होती है। तो ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनके अंदर डीएनए सर्कुलर होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है वहां पर डीएनए लीनियर होता है। सर्कुलर मतलब बिल्कुल सर्किल में एक जॉइंट से दूसरा जॉइंट मिला हुआ होता है। उस टाइप के डीएनए के रेप्लिकेशन की चर्चा हम आज करने जा रहे हैं। और जो दूसरा डीएनए होता है लीनियर डीएनए, जो बिल्कुल लंबा होता है, दोनों के दोनों एंड्स इसके फ्री होते हैं। ठीक है, तो जो रेप्लिकेशन आज हम आपको बताने जा रहे हैं ये सर्कुलर डीएनए है। हालांकि रेप्लिकेशन के अंदर कोई चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों के अंदर लगभग एक ही जैसा होता है। कुछ नाम इधर से उधर हो जाते हैं। तो रेप्लिकेशन किस प्रकार का हो सकता है। ठीक है, एक डीएनए से दो डीएनए या फिर डीएनए की मात्रा में डबल हो जाना ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए के रेप्लिकेशन के तीन मेथड हो सकते हैं। तो पहला जो मेथड होता है उसे कहा जाता है कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक ठीक है, तो कंजर्वेटिव मेथड में क्या होता है कि डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड होते हैं, जैसे एक स्ट्रैंड ये वाला और दूसरा स्ट्रैंड ये वाला। ठीक है, तो दो स्ट्रैंड है। एक जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो डीएनए के रेप्लिकेशन में कंजर्वेटिव मेथड का मतलब ये है कि एक डीएनए से दो डीएनए बने, 1 और 2 डीएनए तो बने, लेकिन जो एक डीएनए बनता है उसके अंदर पुराना वाला पोर्शन पूरी तरह से कंजर्व रह जाता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर ओल्ड जो स्ट्रैंड था वो दोनों के दोनों बने रहे ऐसे कैसे एज सच, और जो दूसरा डीएनए बनता है उसके अंदर दोनों स्ट्रैंड नए होते हैं। ठीक है, पुराने वाले डीएनए का बिल्कुल कंजर्व सीक्वेंस रह जाता है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव मेथड, यानी कि अपना जो जितना भी पोर्शन था उसने सारा के सारा कंजर्व कर लिया, उसी से दूसरा डीएनए बना लिया। ठीक है, तो थ्योरीज है कि भी डीएनए का रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव हो सकता है, या फिर डिस्पर्सिव हो सकता है, या फिर सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो पहला मेथड तो है कंजर्वेटिव मेथड हो सकता है डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए। उसी प्रकार से दूसरा मेथड जो है वो मेथड है ये वाला, इसे हम बोलते हैं डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव का मतलब होता है कि डीएनए जो दो बनते हैं, दोनों डीएनए के अंदर जो स्ट्रैंड होते हैं उसके अंदर ओल्ड और न्यू दोनों सेगमेंट मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप एक ही सेगमेंट पे, ये ओल्ड वाला सेगमेंट है, ये न्यू स्ट्रैंड का सेगमेंट है, ये ओल्ड सेगमेंट है।
ठीक है। तो मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ये भी एक परिकल्पना ऐसा भी माना जा सकता है कि भाई डीएनए का रेप्लिकेशन डिस्पर्सिव हो सकता है, ठीक है। और जो तीसरा मेथड है इसे हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ठीक है। तीसरे मेथड को कहा जाता है डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। देखिए उसमें क्या होता है कि डीएनए के दो स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये ग्रीन वाली जो लाइन है ये ओल्ड वाला स्ट्रैंड है, इसकी ये वाली लाइन है ये ओल्ड वाला स्ट्रैंड है, ठीक है। तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और उसके ऊपर एंजाइम की सहायता से नया डीएनए बनता है, नए डीएनए की सिंथेसिस होती है, नया स्ट्रैंड बन जाता है। तो इस तरह से देखते हैं तो एक डीएनए में एक स्ट्रैंड जो होता है वो पुराना वाला होता है ओल्ड वाला, और एक स्ट्रैंड होता है नया वाला न्यू वाला, ठीक है। तो उसी तरह से जो दोनों स्ट्रैंड के दोनों जो डीएनए बनते हैं वो इसी प्रकार से बनते हैं, एक स्ट्रैंड नया और एक स्ट्रैंड पुराना। तो इसे हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटेड मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो देखिए हम ये नहीं कह सकते बिना कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कि भाई डीएनए का रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव है, डिस्पर्सिव है या फिर सेमी कंजर्वेटिव है। इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता होती है। बिना एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के हम नहीं कह सकते कि भाई एक्चुअली किस प्रकार का रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोनों चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन किस प्रकार का होता है, सेमी कंजर्वेटिव का होता है। लेकिन हम कैसे पता करें, देखिए इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए हैं, जिसे इनका नाम है मेसेल्सन एंड स्टॉल। इन्होंने 1958, पूरा नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एम मेसेल्सन एंड एफ डब्ल्यू स्टॉल यूजिंग N15, यानी कि इसे बोलते हैं हैवी नाइट्रोजन। देखिए N15 नॉर्मल जो नाइट्रोजन होती है, N14 होती है, ठीक है। N14 नॉर्मल नाइट्रोजन होती है और दूसरे कलर से कर देते हैं हम उसको, N15 हैवी नाइट्रोजन होती है। दोनों ने बताया कि किस प्रकार से डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, प्रयोग क्या किया इन्होंने, हैवी नाइट्रोजन का प्रयोग किया, ठीक है। हैवी नाइट्रोजन क्या होती है, हैवी नाइट्रोजन होती है N15। तो ये जो इन्होंने प्रयोग किया ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल जिसे ई कोलाई होता है उसके अंदर किया, उसका डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया और एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये प्रैक्टिकल को कंडक्ट किया। तो ये क्या कर इन्होंने किया क्या एक्चुअली कि डीएनए को आइसोलेट किया और आइसोलेट करने के बाद डीएनए को ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जहां पर हमने N15 का प्रयोग किया है, जहां पर N15 हैवी नाइट्रोजन है, ठीक है। तो कई जनरेशन सर 1 2 3 4 सभी जनरेशन तक 3 या 4 या 5 जनरेशन के बाद डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के अंदर हैवी नाइट्रोजन आ जाता है। तो ये ग्रीन कलर आप मान के चलें कि ये वो स्ट्रैंड है जो हैवी नाइट्रोजन से ट्रीटेड है, ठीक है। तो दोनों स्ट्रैंड के अंदर अब हैवी नाइट्रोजन आ गई है। अब इसका रेप्लिकेशन, जैसे इन्होंने रेप्लिकेशन कैसे माध्यम में किया, रेप्लिकेशन किया नॉर्मल नाइट्रोजन में, ठीक है। अब इन्होंने जो नाइट्रोजन ली वहां पर वो नाइट्रोजन थी नॉर्मल। तो जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो रेप्लिकेशन से पहले डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन वाला सेगमेंट बता रहा है कि यहाँ पर जो हमने नाइट्रोजन का प्रयोग किया था वो N15 था, हैवी नाइट्रोजन थी, और वो जब रेप्लिकेशन से पहले दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो दोनों स्ट्रैंड यहाँ पर अलग हो गई, फर्स्ट स्टेप ये हो गई और सेकंड स्टेप में दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, ठीक है। अब एंजाइम की सहायता से नया स्ट्रैंड बन गया, ठीक है। जो नया स्ट्रैंड बनता है, क्योंकि हम अभी हमने मीडियम कैसा लिया है, नॉर्मल नाइट्रोजन लिया है, तो जो दोनों दूसरा स्ट्रैंड बनता है दोनों स्ट्रैंड के ऊपर वो बिल्कुल फ्रेश बनता है, वहां पर नॉर्मल नाइट्रोजन होती है। तो इसकी अगर हम केमिकल एनालिसिस करें अल्ट्रावायलेट रेस से हम पता कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर किस प्रकार से, इसके अंदर कौन कौन सा N14 है N15 है। तो देखा कि इसके अंदर 50%
N14 थी, ये वाली नाइट्रोजन थी, और 50% ही N15, 50% ही N15 यानी कि हैवी नाइट्रोजन थी। ठीक है, तो दोनों की मात्रा बराबर बराबर है। अगर आप हम इनके स्टैंड को भी गिने तो भाई देखो, ग्रीन वाले स्टैंड कितने हैं, 1 और 2, देखिए 2 हैं। ठीक है, इसी तरह से रेड वाले स्टैंड कितने हैं, 1 और 2। ठीक है, तो जितनी मात्रा हैवी नाइट्रोजन वाले स्टैंड की थी उतनी ही मात्रा नॉर्मल नाइट्रोजन वाले स्टैंड की थी, तो ये मात्रा दोनों बराबर बराबर हो जाती हैं। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था फर्स्ट जनरेशन में। इसे हम बोलेंगे भाई एफ जनरेशन, फर्स्ट फेज। तो फर्स्ट जनरेशन में देखा इन्होंने कि जब वो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, तो डीएनए के रेप्लिकेशन में दोनों N14 और N15 की मात्रा बराबर होती है, आधी आधी होती है। ठीक है, अब हम इसको फर्दर जो रेप्लिकेट हुआ है इसको दोबारा से रेप्लिकेट कराते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट है यहाँ पर, तो इसको हम जब रेप्लिकेट कराएंगे तो ग्रीन वाला सेगमेंट तो ये आ गया। ग्रीन वाला सेगमेंट कौन सा है, ये हैवी नाइट्रोजन वाला है। और उसी तरह से रेड वाला सेगमेंट कौन सा है, ये है नॉर्मल नाइट्रोजन वाला, जिसे हमने रेड लिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने अलग अलग कर दिया, इसी तरह से रेप्लिकेशन के लिए यहाँ पर भी स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं। देखिए, आज आप लोग जो देख रहे हैं ये वीडियो, ये लाइव सेशन चल रहा है आपका यूट्यूब पे, और आप इसको कभी भी जब भी मन में आए, जहां पर भी समझ में नहीं आता है, तो आप इसको दोबारा से बैक कर भी देख सकते हैं। तो लाइव सेशन का ये फायदा है कि यूट्यूब का वीडियो आपको हमेशा अवेलेबल होगा, और आप उसको कभी भी जब भी आपको इसके बारे में समझना हो तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, जब नया बनता है, भाई अब हम कौन सी नाइट्रोजन का प्रयोग कर रहे हैं, नॉर्मल, तो यहाँ पर तो ये नॉर्मल नाइट्रोजन का स्ट्रैंड बना, तो यहाँ पर भी नॉर्मल नाइट्रोजन वाला स्ट्रैंड बनता है। तो इसी तरह से यहाँ पर 4 डीएनए बन जाते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो N15 का जो प्रतिशत देखा जाए तो यहाँ पर 75% जो डीएनए होता है उसके अंदर नॉर्मल नाइट्रोजन होती है, जबकि 25% जो डीएनए होता है वहां पर हैवी नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन में आपने क्या देखा, सेकेंड जनरेशन में देखा कि यहाँ पर लगातार जो हैवी नाइट्रोजन है उसका प्रतिशतता कम होती चली जा रही है, और जैसे हम इसको और आगे रेप्लिकेट कराएंगे तो जो नॉर्मल नाइट्रोजन है उसकी प्रतिशतता बढ़ती चली जाएगी, और हैवी नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कम होती चली जाएगी। तो इस प्रयोग से ये पता चलता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन ना तो डिस्पर्सिव होता है, ना ही कंजर्वेटिव होता है, ना ही और कौन सा होता फिर कैसा है, डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, तो इन्होंने इसके ऊपर भी किया, और हैवी नाइट्रोजन का प्रयोग करके भी किया, और सीजियम क्लोराइड, देखिए डेंसिटी ग्रेडियंट होती है, उसमें हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके अंदर सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, और उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग डीएनए के उस सॉल्यूशन के अंदर जब हम उसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं। हालांकि इसके बारे में हम आपको जब डीएनए की प्रॉपर्टी या न्यूक्लिक एसिड की प्रॉपर्टी होगी तो डिटेल में बताएंगे। तो हम इस चीज के बारे में जानने के लिए, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, इस बात का पता करने के लिए हम सीजियम क्लोराइड या डेंसिटी ग्रेडियंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो हमने पहले भी किया था। तो तीसरा जो प्रयोग है, और ऐसे भी बहुत सारे प्रयोग हैं जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसके लिए इन्होंने ट्राइस्टेटेड थाइमिडीन का भी प्रयोग किया। ट्राइस्टेटेड थाइमिडीन क्या होता है, देखिए जो डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस होते हैं, डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वहां पर थाइमिन होता है। ठीक है, तो एडेनिन जो नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड हाँ, ठीक है, तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल आरएनए के अंदर होता है। ठीक है, डीएनए के अंदर नहीं होता है। तो ये जो बेसिस थायमिन होता है, थायमिन को रिप्लेस कर दिया जाता है ट्राइस्टेटेड
थायमिडिन से। तो होता क्या है कि जो ट्राइसेटेड थायमिडिन होता है वो उसका हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है नॉर्मल थायमिन से। तो कह सकते हैं कि जो थायमिन रिप्लेस होकर ट्राइसेटेड थायमिडिन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन शॉर्ट यही उसमें भी यही होता है, जैसे हमने N14 और N15 का प्रयोग किया था, तो वहां पर हमने ट्राइसेटेड थायमिडिन का भी प्रयोग किया था, रिजल्ट हमारे सेम टू सेम यही आते हैं। तो जब हम कोई डेटा लेते हैं और उसके ऊपर जब कोई हम प्रयोग करते हैं और उसके ऊपर हम 2-3 प्रयोग करने के बाद एक ही रिजल्ट सामने आता है, तो उससे हमें पता चलता है कि भाई हाँ, जो हमारी जो फाइंडिंग थी, जो हमने पहले किया था, वो बिल्कुल सही थी। तो डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आप एक मेथड आपके लिए आप कर सकते हैं, हालांकि दूसरे अन्य मेथड भी आप लिख सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। तो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हमें स्टडी करना है तो उसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना होगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने के लिए देखिए, हमें कोई अगर लैब में प्रयोग करते हैं कोई भी चीज, तो उस प्रयोग के लिए हमें कम मात्रा लेनी आवश्यक है, क्योंकि लैब में कर रहे हैं, अगर बड़ी मात्रा ले लेंगे तो उसे हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ई कोलाई का जो डीएनए या फिर क्रोमोसोम, डीएनए काफी बड़ा होता है, बहुत लार्ज मात्रा में होता है, तो उसका प्रयोग करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं, इसके लिए हम बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड का प्रयोग करते हैं। तो एक तो इसके लिए हम 5X174 बैक्टीरियोफेज का प्रयोग करते हैं, और जिसके अंदर जो जो रेप्लिकेशन की यूनिट होती है वो बहुत छोटी होती है, 5 केबी, ठीक है, 5 केबी। यहाँ पर हम 5 केबी, केबी का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो केबी है वो वाला केबी देखिए, कौन सा कंप्यूटर वाला केबी नहीं है, याद रखिएगा। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट वो वाला केबी नहीं, यहाँ पर है ये किलोबाइट, ठीक है। तो 1 केबी, यहाँ पर बेस की बात आ रही है, किलो बेस, 1 बेस इक्वल टू 1000 बेस पेयर, ठीक है। 1000, 100 नहीं, 1000 बेस पेयर, ठीक है, 1000 बेस पेयर होते हैं। तो आप पता कर सकते हैं कि 1 किलो में 1 केबी बराबर कितना बेस होंगे उसके अंदर, 2000 बेस होंगे। पेयर का मतलब हो गया इसके अंदर 2 बेस हो गए, ठीक है। तो 1 किलो बेस 1 केबी इक्वल टू 1000 बेस पेयर होते हैं। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि 5 केबी के अंदर कितने बेस पेयर होंगे, ठीक है। बहुत छोटा डीएनए है। तो इसका हम एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने के लिए ये हमें बेस्ट ताकि, क्योंकि इसकी मात्रा भी कम हो जाती है और इसे हैंडल करना भी आसान है। तो प्रयोग में करके हम मॉडल का प्रयोग करते हैं। तो अब हमने एक्सपेरिमेंट के लिए डिजाइन बना लिया, बनाने के बाद अब हम इसको किस प्रकार से प्रयोग में करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो ई कोलाई होता है, ई कोलाई में डीएनए जहां पर रेप्लिकेट करता है उस जगह को हम ओरिजिन बोलते हैं, या फिर इसको लिखा जाता है ओरिसी, ओरिसी, ठीक है। तो इस ओरिसी वाले पोर्शन को, जो ओरिसी होता है यहीं पर एप्लीकेशन होता है, ये कहाँ जुड़ा होता है, ये सेल मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होता है। तो ये सेल साइकिल से कपल्ड होता है, यानी कि सेल डिवाइड होगी तो रेप्लिकेशन भी होगा, और इसको हम क्लोन कर सकते हैं, यानी कि इस पोर्शन, ओरिसी वाले पोर्शन को क्लोन करके हम प्लाज्मिड में डाल देंगे। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने के लिए इसके डीएनए को छोटा कर देते हैं। उसके लिए हम किसका प्रयोग किया था, हमने 5X174 बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। तो जब हम इसको 5X174 के साथ जोड़ते हैं तो एक क्रोमोसोम बनता है, क्रोमोसोम लाइक बिहेव करता है, इसे हम कह सकते हैं मिनी क्रोमोसोम, ठीक है। तो ओरिसी वाले पोर्शन को कट किया, कट करने के बाद हमने इसको फेज के साथ मिला दिया और ये बन गया मिनी क्रोमोसोम, जो कि ई कोलाई के क्रोमोसोम की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो ओरिसी एक छोटा सा सेगमेंट होता है जिसके अंदर बाइंडिंग साइट होती है 9 बेस पेयर की, ठीक है। इसके अंदर 9 बेस
पेयर की कुछ साइट होती हैं जहां पर आकर डीएनए प्रोटीन जुड़ जाता है। देखिए, तो ओडीसी पर बाइंडिंग साइट होंगी 9 बेस पेयर की, और ये बेस पेयर अलाउ करता है प्रोटीन को, कौन कौन सी, डीएनए प्रोटीन को अलाउ करता है, और जाकर ये डीएनए के ऊपर जुड़ जाता है। और इसकी संख्या भी कुछ लगभग 30 टू 40 मॉलिक्यूल्स के साथ मिल जाता है। और मिलने के वजह से ही ये डीएनए प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जब डीएनए के ऊपर जब ये प्रोटीन डीएनए प्रोटीन के मॉलिक्यूल डीएनए के ऊपर बाइंड करते हैं ओडीसी की बाइंडिंग साइट पर, तो डीएनए इसके ऊपर रैप कर जाता है। ठीक है, डीएनए इस पर लिपट जाता है। देखो, आप देख रहे हैं इस तरह से ये लिपटा हुआ है डीएनए, और जैसे ही इसके ऊपर ये लिपटता है, उसी के साथ डीएनए के अंदर जो कॉलिंग होती है वो रिलैक्स होती खुलती है। ठीक है, तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि जो डीएनए प्रोटीन होता है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है, 30 टू 40 मॉलिक्यूल जो एटीपी के साथ जुड़े हुए होते हैं, और ये ओडीसी के ऊपर जुड़ जाता है क्योंकि उसके अंदर बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, बाइंडिंग साइट जुड़ जाती है, और बाइंडिंग साइट के बाद जैसे ही जुड़ता है ये डीएनए इसके ऊपर रैप कर जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले डीएनए प्रोटीन आकर डीएनए के ऊपर जुड़ा। ये इसके मॉलिक्यूल की संख्या 30 टू 40 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एटीपी के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो एटीपी काम क्या करती है, जो भी इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें एटीपी से मिलती है। तो जैसे ही डीएनए प्रोटीन इसके ऊपर डीएनए के स्टैंड के ऊपर लगता है तो ये इसके ऊपर रैप कर जाता है। ठीक है, रैप के कारण, ठीक है, डीएनए के अंदर देखिए कॉइलिंग होती है, कॉइलिंग के अंदर सुपर कॉइलिंग, यानी कि कॉइलिंग के ऊपर अगर सुपर कॉइलिंग के ऊपर एक और कॉइलिंग हो जाए तो इसे हम बोलते हैं सुपर कॉइलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि डीएनए को, अगर डीएनए के अंदर देखो, डीएनए क्या होता है, डीएनए के अंदर कॉइलिंग होती है। ठीक है, अगर इस कॉइलिंग को खोला जाए, ठीक है, इस कॉइलिंग को अगर हम खोलते हैं या फ्लैट करने का कोशिश करते हैं तो इसके अंदर एक और कॉइलिंग होती है, इसे हम बोलते हैं नेगेटिव कॉइलिंग। ठीक है, तो डीएनए एक रस्सी की तरह होता है, और उस रस्सी के अंदर जो कॉइलिंग है अगर उसको हम खोलने का प्रयास करें तो इस कॉइलिंग को हम बोलते हैं सुपर कॉइलिंग। ठीक है, तो दो प्रकार की होती है, तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग और दूसरी होती है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। ठीक है, तो अगर हम इसे शॉर्ट में समझाने का प्रयास करें तो इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि दिस डायरेक्शन में डीएनए रैप करता है, राइट हैंडेड डायरेक्शन में अगर डीएनए के ऊपर एक और कॉइलिंग हो जाए तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। ठीक है, और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग क्या होगी, जो डीएनए के अंदर जो राउंडिंग है राइट हैंडेड और उसके ऊपर एक और सुपर कॉइलिंग होती है और उसके डायरेक्शन के अपोजिट में होती है, तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। तो डीएनए प्रोटीन जब डीएनए के ऊपर रैप करता है तो उसकी वजह से डीएनए के अंदर की जो डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो रिलैक्स होने का प्रयास करता है, उसकी वजह से डीएनए के ऊपर जो कॉइलिंग होती है वो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग के नाम से जानी जाती है। भाई देखो, क्योंकि डीएनए जो ई कोलाई के अंदर है वो कैसा है, वो सर्कुलर है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी रस्सी के दोनों सिरों को बांध दें और उसके अंदर कोई भी या तो उसके अंदर की रस्सियों को जो रस्सियों के अंदर के जो बटे हुए हैं उनको हम खोलने का प्रयास करेंगे तो डीएनए अपने वो जो रस्सी है वो अपने ऊपर ही बट जाएगी, अपने ऊपर ही लिपट जाएगी। तो उसी तरह से डीएनए के अंदर होता है, भाई डीएनए के अंदर जो सभी हमने उसको खोलने का प्रयास किया तो यहाँ पर भी रस्सी की तरह है डीएनए के अंदर यहाँ पर दो स्ट्रैंड होते हैं, तो रस्सी के अंदर जो होते हैं वो भी उसके अंदर भी दो स्ट्रैंड जैसे ही होते हैं। तो अगर हम उसको खोलने का प्रयास करेंगे तो डीएनए जो रस्सी होगी वो अपने ऊपर लिपट जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर भी होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होती है किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर। ठीक है, तो अब इस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग जैसे ही हो जाती है तो यहाँ पर देखिए कुछ एंजाइम्स के नाम है, इनके नाम मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके लिख दिए हैं, आप इसके नाम रट लीजिएगा। ठीक है, तो अब
तो जैसे ही डीएनए प्रोटीन इसके ऊपर बाइंड करता है तो ये स्ट्रैंड के इसके अंदर एक थोड़ी सी अनबाइंडिंग होती है, और अनबाइंडिंग का मतलब इसके अंदर के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो थोड़े से ब्रेक कर जाते हैं। तो यहाँ के हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए, और ब्रेक होने के बाद एक और प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं डीएनए बी प्रोटीन जाकर डीएनए के लीडिंग स्ट्रैंड एक स्ट्रैंड के ऊपर जाकर बाइंड कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक भी हो सकते हैं, और इसका काम क्या होता है, इसे हम हेलिकेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं डीएनए हेलिकेज, डीएनए बी। ठीक है, तो ये हेलिकेज होता है, उसका काम क्या होता है, डीएनए के बीच में जो दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ने का काम करता है। तो जैसे जैसे ये हेलिकेज इस स्ट्रैंड के ऊपर रन करता है, जैसे जैसे आगे की ओर रन करता चला जाता है, उसी के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूटते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हेलिकेज आ गया, इधर यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको असिस्ट करने के लिए ये भी हो सकता है कि दूसरे स्ट्रैंड पर भी एक हेलिकेज लग जाए। तो यहाँ पर लगा है तो यहाँ पर भी लग जाएगा, तो यहाँ से ये आगे बढ़ेगा, ये पीछे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो डीएनए बी प्रोटीन एक हेलिकेज होता है। ठीक है, हेलिकेज होता है जिसका काम क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना, दो स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उसको ब्रेक करने का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ एंजाइम, यहाँ पर भी देखिए, अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड अलग हुए हैं दो स्ट्रैंड के बीच में, तो यहाँ पर जैसे ये ब्रेक अलग होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं इनके बीच में, तो यहाँ पर कुछ और भी प्रोटीन जाके जुड़ जाती है जिसे हम बोलते हैं एसएसबी। ठीक है, यहाँ पर एसएसबी जाकर अटैच हो जाती हैं। देखिए, एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या लिखा है हमने, हाँ ये लिखा है एसएसबी। तो ये एसएसबी जाकर जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड अलग हुए होते हैं वो जाके यहाँ पे लग जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है, कहीं ऐसा ना हो यहाँ से डीएनए ब्रेक कर जाए, टूट जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं टूटे थे वो फिर से बन जाए, क्योंकि बिना रेप्लिकेशन, अगर रेप्लिकेशन का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है तो ऐसी कंडीशन में अगर ये दोबारा से जुड़ गए तो क्या अर्थ हुआ, रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए डीएनए जो प्रोटीन होता है, जो कि एक एंजाइम है, ये रेप्लिकेशन के लिए भी जरूरी होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है, इस ई कोलाई के अंदर ई कोलाई का जो डीएनए होता है, तो रेप्लिकेशन की एक ही साइकिल में, यानी कि एक रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके साथ साथ दूसरी भी रेप्लिकेशन की प्रक्रिया हो सकती है। जैसे अब इस फिगर में आप लोग देख रहे होंगे ये क्या चीज बन गई भाई, तो रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, यहाँ पर डीएनए दो भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है, दो एक से डबल डीएनए बन गया, लेकिन अगर ग्रोथ रेट बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, अगर ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में एक रेप्लिकेशन का स्टेप तो पूरा हुआ ही नहीं है, उसी के साथ दूसरे भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो ये एक डीएनए एक से बन गया है दो। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पर ग्रोथ रेट हाई है, तो बीच में देखिए यहाँ पर फिर से रेप्लिकेशन हो गया। तो एक रेप्लिकेशन की साइकिल कंप्लीट होने से पहले ही दूसरी साइकिल शुरू हो जाती है अगर ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो अब देखिए हेलिकेज ने अपना काम कर दिया, एसएसबी ने अपना काम कर दिया, अब क्या होता है, देखिए एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं डीएनए प्राइमेज। डीएनए प्राइमेज इस लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर छोटे छोटे आरएनए प्राइमर को लगा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो ये स्ट्रैंड सेपरेट हुए, हाइड्रोजन बॉन्ड इनके अलग हुए, और उसके बाद इसके ऊपर डीएनए प्राइमेज की सहायता से आरएनए प्राइमर लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी लग गया आरएनए प्राइमर, यहाँ पर भी लग गया। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पर अब डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन होना प्रारंभ होगा। इसके लिए डीएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। तो डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है, डीएनए
पॉलीमरेज, POLY, ठीक है। पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, सेकंड होता है और थर्ड भी होता है, ठीक है। तो थर्ड का काम क्या होता है कि वो आरएनए सीक्वेंस को बढ़ाने का काम करता है। आरएनए तो डीएनए पॉलीमरेज ही सिंथेसिस करता है इस सेपरेटेड जो डीएनए का जो सेगमेंट है जो अलग अलग हुए हैं उसके ऊपर डीएनए की सिंथेसिस करने का काम करता है। किस प्रकार से कि यहाँ पर डीएनए की जो डीएनए किन चीजों से मिलकर बना होता है, डीएनए किसका पॉलीमर मॉलिक्यूल होता है, उसको क्या बोलते हैं, डीएनए किसका पॉलीमर होता है। कोई चैट बॉक्स में बताएगा हमें कि डीएनए किसका पॉलीमर होता है, डीएनए किसका पॉलीमर होता है। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो डीएनए एक पॉलीमर है, डीएनए पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लियोटाइड ही यहाँ पर जोड़ते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का सक्सेसिव एडिशन करता है लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर, ठीक है। तो देखिए लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर अगर डीएनए के रेप्लिकेशन को शॉर्ट में यहाँ पे इस तरह से बनाइए, ये पुराना मोमेंट है और ये है यहाँ से दूसरा वाला सेगमेंट डीएनए को रेप्लिकेट। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो रेप्लिकेशन हुआ वो आई बबल के फॉर्म में होता है। देखिए आई बबल या कह सकते हैं कि जो रिंग होती है, रिंग के ऊपर अंगूठी लगी हुई होती है ना, तो रिंग के फॉर्म में इसका रेप्लिकेशन अगर इसको देखें कि शॉर्ट फॉर्म में देखें तो स्टार्टिंग में तो इसी तरह से वो बात अलग है कि रेप्लिकेशन के जो रेट है वो बहुत हाई है। तो दोबारा एक रेप्लिकेशन की साइकिल को पूरा होने से पहले ही दूसरी साइकिल प्रारंभ हो गई है, ठीक है। तो डीएनए का एक स्ट्रैंड तो लीडिंग स्ट्रैंड होता है और दूसरा स्ट्रैंड होता है लैगिंग स्ट्रैंड। और जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है वहां पर डीएनए की सिंथेसिस होती है कंटिन्यूअसली 5:3 डायरेक्शन। अब सपोज कि 3:5 डायरेक्शन है तो यहाँ पर डीएनए की जो सिंथेसिस होती है 5:3 डायरेक्शन एंड में होती है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। और जिस स्टैंड पर डीएनए की सिंथेसिस कंटिन्यूअस होती है उस स्टैंड को हम लीडिंग स्टैंड बोलते हैं, LEADING, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है, सपोज कीजिए ये लीडिंग स्ट्रैंड है, यहाँ पर 5:3 डायरेक्शन एंड में लगातार डीएनए की कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है बिना ब्रेकेज में, ठीक है। तो ये इस तरह से बना बिल्कुल कंटिन्यूअस लीडिंग स्ट्रैंड है। जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वहां पर डीएनए की सिंथेसिस कंटिन्यूअस नहीं बनती है। सपोज कीजिए ये बना डीएनए, यहाँ से एक स्ट्रैंड बना, इस तरह से छोटे छोटे फ्रेगमेंट के फॉर्म में जब स्ट्रैंड बनता है, न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है, उस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। दूसरे कलर में लिख देते हैं लैगिंग, LAGG, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो लैगिंग स्ट्रैंड पे डीएनए की कंटिन्यूअस सिंथेसिस नहीं होती है, वहां पर फ्रेगमेंट के फॉर्म में होती है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट के फॉर्म में। और इन्हीं फ्रेगमेंट को हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, ठीक है। तो बाद में ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज से ये ज्वाइन हो जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। और देखिए डीएनए के अंदर जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग भी होती है और पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग भी होती है। तो जब डीएनए के स्ट्रैंड यानी कि डीएनए के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो उसकी वजह से नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है, यानी कि डीएनए के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में डीएनए जब अलग अलग होता है तो सुपर कॉइलिंग होती है, वो सुपर कॉइलिंग नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है। तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग भी होगी और पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग भी होगी।
तो ये दोनों एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन जब होता है तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग कुछ ज्यादा ही हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में कहीं इस कंडीशन को जो इसकी वजह से डीएनए पर स्ट्रेस आता है, उस इस स्ट्रेस को रिलैक्स करने का काम करता है टोपो आइसोमरेज। ठीक है, तो जो डीएनए के अंदर ट्विस्टिंग हो रही है, उस ट्विस्टिंग को रिलैक्स करने का काम कर रहा है डीएनए गायरेज या टोपो आइसोमरेज। ठीक है।